इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। रामचरितमानस में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी रघुकुल के भगवान राम भाजपा की राजनीति का सहारा हैं। भाजपा ने राम नाम का सहारा तो लिया, लेकिन उनके आदर्शों में उलटफेर कर दिया। भाजपा का आदर्श वाक्य अब बन गया है, प्राण जाए पर प्रचार न जाए। जी हां, इस वक्त जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। महामारी के कारण लोगों के प्राण संकट में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा का ध्यान केवल और केवल इस बात पर है कि उसके प्रचार पर कोई संकट ना आ जाए। एक थे गंगापुत्र भीष्म, जिन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली और आजीवन उसका निर्वाह किया, और एक हैं खुद को गंगा का बेटा कहने वाले मोदी जी, जिन्होंने सत्ता के 6 सालों में ही अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रचार की नदी में बहा दिया। इस वक्त देश और दुनिया मंदी का सामना कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वर्चुअल दुनिया के सहारे अपने लिए अच्छे दिन लाने में लगी हुई है। वर्चुअल रैलियों के सहारे अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांध रही है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के 5 सालों में प्रचार के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आउटसोर्सिंग और संचार ब्यूरो ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में 2374 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार में लगाए, जबकि 670 करोड़ रुपए अन्य माध्यमों पर खर्च किए। अंधाधुंध प्रचार का लाभ भाजपा को 2019 के चुनाव में मिला और वो फिर सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई, लेकिन इस बीच कुछ राज्य उसकी पकड़ से बाहर हो गए। खासकर हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड भी हाथ से निकल गए। मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने जोड़ तोड़ का पुराना दांव चलकर किसी तरह सत्ता वापस हथिया ली, लेकिन अब वहां उपचुनाव में बहुमत से पास होने की चिंता उसे है, और उससे भी बड़ी परीक्षा बिहार के विधानसभा चुनाव में है। 5 साल पहले बिहार की जनता ने भाजपा को हराकर जेडीयू, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को सत्ता सौंपी थी, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को फिर से अपने पाले में करके सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली, और अब वो यहां बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। इस वक्त कोरोना के कारण भीड़ जुटाने पर पाबंदी है, लेकिन वो भाजपा ही क्या जो किसी पाबंदी के आगे घुटने टेक दे। इसलिए प्रत्यक्ष न सही आभासी यानी वर्चुअल रूप से भाजपा ने प्रचार करने की ठानी है। तो कोरोना के कारण देश में यातायात के पहिए थम गए, कारोबार थम गया, यहां तक कि लाखों लोगों की जिंदगियां और हजारों लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन नहीं थमा तो भाजपा का प्रचार। आज सत्ता पर भाजपा काबिज है तो इस दुर्दशा के लिए उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन गजब देखिए कि भाजपा अपनी गलती मानने की जगह अपनी तारीफ में लगी है और वर्चुअल रैली करके इस तरह प्रचार कर रही है मानो चुनाव जीतना ही उसकी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है। जनसेवा, देश सेवा, ये सब तो जुमलेबाजी के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। जब देश में कोरोना दस्तक दे रहा था तो सरकार सीएए विरोधियों से निपटने में व्यस्त थी। एक संवैधानिक और सैद्धांतिक मुद्दे पर सांप्रदायिकता का जामा पहनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। जब कोरोना खतरे की घंटी बजा रहा था तो मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने की तिकड़में भिड़ाई जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी के लिए करोड़ों खर्च कर लाखों की भीड़ भाजपा जुटा रही थी। जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और जनता को थाली पीटने के काम में लगा दिया गया। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, कोरोना के मामले बढ़ते गए और बढ़ती गई सरकार के फैसलों की नाकामी। और अब जबकि हिंदुस्तान संक्रमण के नित नए रिकॉर्ड बनाते हुए टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मोड में आ गए हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करके डिजिटल रैलियां कर रहे हैं। इससे इस सरकार की और बीजेपी की प्राथमिकता समझ में आ रही है कि वो केवल सत्ता चाहती है। अगर उसकी प्राथमिकता में देश और देश के गरीब लोग होते तो इस वक्त सरकार अपना पूरा ध्यान कोरोना संकट से निपटने में लगाती। अस्पतालों का इंतजाम, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, मरीजों की जांच और देखभाल के लिए साधन जुटाने की कोशिश करती, लाखों कामगारों की रोटी रोजी की फिक्र करती। लेकिन इन सब के बदले उसने अधकचरे आर्थिक पैकेज को चारे की तरह जनता के सामने फेंक दिया और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। स्वास्थ्य और आर्थिक बदहाली के बाद अब वो आम लोगों से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, यानी अपनी रक्षा खुद करो। तो कितनी हैरानी की बात है कि दर दर भटकते मजदूरों की मदद के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। उनसे ट्रेन का किराया वसूलने में सरकार को कोई झिझक महसूस नहीं हुई, लेकिन सत्ता के लिए बूथ स्तर तक हजारों एलईडी स्क्रीन लगवाकर खर्चीला तमाशा किया जा रहा है। उस पर से तुर्रा ये कि सरकार प्रचार के इस तरीके पर मुग्ध है। बड़ी शान से ये बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार की नई शैली इजाद कर रही है। वो दिखा रही है कि कोरोना संकट के समय चुनाव प्रचार के क्या तरीके हो सकते हैं। क्या मुश्किल वक्त को मौके में भुनाना इसे ही कहते हैं। जब देश कोरोना से कराह रहा है तब भी मोदी सरकार के जश्न कम नहीं हो रहे हैं।
दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया गया तो साथ में ये भी कहा गया कि सालगिरह सादगी से मनाई जाएगी। सवाल ये है कि इस संकट काल में किसी भी तरह के जश्न की जरूरत ही क्या है? क्या सत्ता हासिल करने को भाजपा इतनी बड़ी उपलब्धि मानती है कि 5 साल के लिए मिले जनादेश की सालगिरह हर साल मनाएगी? दरअसल भाजपा सालगिरह मनाने के बहाने जनता के बीच अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती थी। अभी जनसंवाद के नाम पर जो वर्चुअल रैली की जा रही है उसके पीछे भी मकसद यही है कि लोग भाजपा के बारे में देखते सुनते रहें और इसका फायदा उसे चुनावों में मिले। भाजपा की इस नई शैली का श्रेय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाता है। बिहार के लिए हुई पहली जनसंवाद रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तारीफों के पुल बांध दिए। ये तारीफ बंगाल और ओडिशा की उनकी रैली में भी जारी रही। अमित शाह ने कहा कि नड्डा जी ने वर्चुअल रैलियों की अच्छी शुरुआत की है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णबंदी के दौरान जेपी नड्डा लगातार बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करते रहे। हर रोज एक नए राज्य के साथ संवाद भी करते रहे और जब मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर जश्न का समय आया तो पार्टी के पास बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित हो चुका था। जेपी नड्डा ने ही वर्चुअल रैलियों की बात सामने रखी और जब अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली सफल हो गई तो बीजेपी को लगने लगा कि बदलते वक्त के साथ जनता से जोड़ने का एक नया तरीका भी उन्होंने इजाद कर लिया है। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा डाटाबेस है कि रैली के 6 घंटे पहले भी लिंक अगर बड़े पदाधिकारियों को भेज दिया जाता है तो चंद घंटों में गांवों और कस्बों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाता है। बीजेपी ने हर बूथ पर अपने 10 कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना रखी है। एक बूथ के हर कार्यकर्ता को निर्देश होता है कि कम से कम 10 लोगों तक ये लिंक पहुंचाएं। जिन लोगों के पास लिंक जाता है उनसे कार्यकर्ता आग्रह करते हैं कि कम से कम 4 घरों में वर्चुअल रैली का संदेश पहुंचा दें। यानी एक बूथ पर कुल मिलाकर 400 घरों तक बीजेपी की रैली का लिंक पहुंच जाता है और इस तरह वर्चुअल रैली की पुख्ता तैयारियां हो जाती हैं। बीजेपी का मानना है कि उनकी सामान्य रैलियों से ज्यादा लोगों तक ये वर्चुअल रैलियां पहुंच रही हैं। तो जाहिर है कि कोरोना संकट में बीजेपी को जनता तक पहुंचने का एक बड़ा साधन वर्चुअल रैली के जरिए मिल गया है। ऐसे भी भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए रैलियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के इस वक्त में रैली का तरीका बदल दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक सीमित वर्ग तक ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल रैली उसका अगला कदम है। ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी जिस डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, वर्चुअल रैली में उसका असल चेहरा देखने को मिल रहा है। 2014 के चुनावों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी ने भाजपा अभियान के तहत 437 बड़ी रैलियां की थीं और कुल 5,827 जन समारोहों में शिरकत की थी। वहीं 2019 चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा रैलियां की थीं। इन रैलियों में हजारों लोग वास्तविक रूप से जुटते रहे। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की आर्मी के साथ देश के राजनीतिक दल आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। बेशक इसमें हमेशा भाजपा सबसे आगे रही और बाकी दल उसके पीछे पीछे चलते रहे। केंद्र और कई राज्यों में सत्ता होने के कारण प्रिंट के साथ टीवी और रेडियो का एक बड़ा समय भाजपा के प्रचार को समर्पित रहा। लेकिन अब समय बदला तो प्रचार का तरीका भी बदल रहा है। मोदी जी के डिजिटल भारत का सच भाजपा की वर्चुअल रैलियों में दिख रहा है। देश के गांवों में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की सुविधा हो न हो, सबके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था हो, यही भाजपा के लिए सुविधाजनक है। बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आगामी चुनावों के सिलसिले में बड़े पैमाने पर वर्चुअल रैली की। इससे वो करीब 5 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। इसके बाद से ही चुनावी रैलियों के डिजिटल होने को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। इस तरह की रैली में रियल टाइम इवेंट के तहत न केवल आयोजन किया जा रहा है, बल्कि कुछ ब्रांड और कंपनियां प्लानिंग और टाइमलाइन ट्रैकिंग जैसी सेवाएं भी दे रही हैं। इसमें लाइव वीडियो के साथ साथ आप ग्राफिक और पोल तथा अन्य जानकारियों का शुमार भी कर सकते हैं। कुछ कंपनियां वर्चुअल रैली में हाजिरी, गतिविधियां और मेल आदि से जुड़े आंकड़े भी मुहैया करवा रही हैं। भाजपा इस राह पर चल निकली तो अब जेडीयू भी उसके पीछे चल रही है और कुछ राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वास्तविक रैलियां हो पाना मुश्किल ही होगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों की डिजिटल विंग्स लगातार नई तकनीकों और विचारों के हिसाब से रणनीतियां बना रही हैं। सोशल मीडिया पर न केवल बेतहाशा खर्च किया जा रहा है, बल्कि डेटा विश्लेषण पर विमर्श हो रहा है। वहीं पार्टियां अपने ग्रामीण कार्यकर्ताओं तक को टेक सेवी बनाने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और प्रचलित माध्यमों से वर्चुअल रैलियों और चुनावी अभियानों की शुरुआत होने के बाद ये बाजार बढ़ेगा और नई तकनीकें या आइडिया आएंगे। कई तकनीकी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों के लिए विशेष रूप से इनोवेटिव तकनीकें या मंच तैयार करेंगी। वाकई भाजपा प्रचार की मास्टर है।
देश में लाखों लोग रोजी रोटी की चिंता में दुबले हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई नई ऊंचाइयों को छू रही है और बेरोजगारी अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां आने वाले समय में मंदी की चेतावनी दे रही हैं और साफ साफ कह रही हैं कि देश में जीडीपी माइनस में चली जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मुंह पर मास्क के साथ साथ आंखों पर पट्टी भी लगा रखी है, जो उसे जनता का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा, बल्कि जिन लोगों को वो अब तक कोरोना वॉरियर्स कह करके मोर्चे पर बिना साजो सामान के भेज रही थी, उनके सामने अब वेतन का संकट आ गया है। यह भी शायद सरकार को नजर नहीं आ रहा। कोरोना के खिलाफ दिन रात काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मोदी जी ने ताली बजवाई, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसवा दिए। लेकिन ये देखकर आश्चर्य होता है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को कभी सुरक्षा किट के लिए आवाज उठानी पड़ती है तो कभी अपने वेतन के लिए। हाल ही में एक डॉक्टर ने याचिका दायर कर शिकायत की थी कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में पहली कतार के योद्धाओं को वेतन नहीं दिया जा रहा, या फिर वेतन में कटौती की जा रही है, अथवा इसके भुगतान में विलंब किया जा रहा है। इस डॉक्टर ने 14 दिन के क्वारंटीन की अनिवार्यता खत्म करने संबंधी केंद्र के नए दिशा निर्देश पर भी सवाल उठाए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और कहा कि युद्ध के दौरान आप सैनिकों को नाराज मत कीजिए, थोड़ा आगे बढ़कर उनकी शिकायतों के समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त धन का बंदोबस्त कीजिए। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं होने जैसे मामलों में अदालतों को शामिल नहीं करना चाहिए और सरकार को ही इसे हल करना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमने ऐसी खबरें देखी हैं कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में कुछ डॉक्टरों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था और इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इधर पूर्णबंदी के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी के भुगतान का मामला भी सर्वोच्च अदालत पहुंचा, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार से कंपनियों पर कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और साथ ही मामले में श्रम विभाग से मध्यस्थता करने के लिए कहा है। दरअसल मोदी जी ने तो बड़े उदार दिल का परिचय देते हुए कारखाना मालिकों और कारोबारियों से कह दिया था कि सबको पूरा वेतन दें, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो वेतन देने की व्यवस्था उद्योग मालिक किस तरह करेंगे। न उन्होंने गरीबों के लिए 3-4 महीने तक पर्याप्त नकद राशि सीधे खाते में डालने की व्यवस्था की और न अपने राहत पैकेज में ये इंतजाम किया कि उद्योग और व्यापार को पूर्णबंदी के बाद चलने की सहूलियत मिले। 20 लाख करोड़ के भारी भरकम ऐलान का सारा ताना बाना भविष्य की योजनाओं को लेकर बुना हुआ है। उसमें फौरी राहत वाली कोई बात ही नहीं है। अगर मोदी जी ने गरीब तबके से लेकर साधारण कारोबारियों तक सबकी फौरी मदद का इंतजाम किया होता तो आज लाखों लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता में नहीं पड़ते। तो वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में हकीकत से मुंह फेरना आसान होता है और सत्ताधारी दल के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो सच्चाई से मुंह मोड़कर जनता के सामने सुनहरे सपनों की दुनिया पेश करे। अच्छे दिन आएंगे का ये वर्चुअल संस्करण यानी वर्चुअल एडिशन भाजपा बखूबी पेश कर रही है। अब तक अमित शाह ने रैलियां की, जल्द ही मोदी जी की वर्चुअल रैलियां होंगी, जिसमें भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और देश में दूध की नदियां बहेंगी। खैर, बशीर बद्र ने ठीक ही फरमाया है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।